गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एसिड्स में देख रहे थे विभिन्न हमें जो हमारे कोर्स में पढ़ना है वो है डाई बेसिक एसिड्स, जिनमें कि 2 या 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, और असंतृप्त एसिड जिनमें कि अनसैचुरेशन संतृप्तता उपस्थित होती है। तो डाई बेसिक एसिड्स में हमने पहले अपने क्लास में देखा ऑक्सैलिक एसिड, उसके बनाने की विधि और उसकी विभिन्न अभिक्रियाएं देखी। इसके बाद में हमने देखा मेलानिक एसिड, उसके बनाने की विधि और उसकी विभिन्न अभिक्रियाएं हम देख चुके हैं। हमने सक्सेनिक एसिड के बनाने की विधि से स्टार्ट किया था, तो हम देखते हैं सक्सेनिक एसिड हम कैसे कैसे बना सकते हैं। ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ये सक्सेनिक एसिड का है और इसे अनसैचुरेटेड डाईबेसिक एसिड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, और हम जानते हैं कि जब हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो निकल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और उसे हम निकल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसका हाइड्रोजनीकरण होकर के हमें सक्सेनिक एसिड मिलता है। एसिटो एसिटिक एस्टर हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा रिएजेंट है, इंटरमीडिएट है, एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा हम कई और पदार्थों का संश्लेषण बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मिथाइलिन ग्रुप है वो बहुत रिएक्टिव होता है। ये जो समूह यहाँ दिखाई दे रहा है, ये समूह बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि इस समूह के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें से H+ बहुत आसानी से निकल जाता है और वहाँ पर हम सोडियम सॉल्ट उसका बना रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कार्ब एनायन बनता है विथ नेगेटिव चार्ज, ये बहुत रिएक्टिव होता है और ये विभिन्न अभिक्रियाएं करके कई उत्पाद बना सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं हमने इस एसिटो एसिटिक एस्टर, ये 2 होते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर और मेलानिक एस्टर। मेलानिक एस्टर में इस तरफ भी एस्टर समूह लगा होता है COO C2H5 और CO C2H5, जबकि एसिटो एसिटिक एस्टर में एक तरफ एस्टर ग्रुप है और एक तरफ कीटोनिक ग्रुप है। तो ये इससे हम देख सकते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर के हम सोडियम सॉल्ट को लेते हैं और उसकी हम आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम आयोडाइड यहाँ पर बाहर निकल जाता है। हमें फर्स्ट स्टेप में ये पदार्थ मिलता है जिसमें कि 2 एस्टर समूह है। इसका हम फिर अगले स्टेप में जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन की वजह से हमें ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इसको फॉर्मूले को लिखने में इसमें बुक में कुछ गलती है, मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। ये बनता है CH3CO CH COO C2H5 और इस CH के साथ में वापस दूसरा CH जुड़ता है जिसके इधर CO CH3 होता है और इधर COO C2H5 उपस्थित होता है। अब जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन पर ये वाला पार्ट यहाँ से टूट के अलग हो जाता है और हमें ये यहाँ पर CH3 नहीं है, CH2 होगा। ये हमें CH2 मैं दोबारा लिख लेती हूँ, हमें जो मिलता है जल अपघटन के पश्चात वो CH2 COO C2H5 और CH2 COO C2H5 मिलता है। इसका हम पुनः जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर OH और H इस तरह से लग जाता है, OH और H इस तरह से लग जाता है, तो हमें इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल बाहर मिलते हैं और हमें सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए, ये यहाँ पर जल अपघटन द्वारा दिखाया गया है, हमें ये इथेनॉल और एसिटिक एसिड बाहर मिलता है। इसके बाद अगर हम मोनोसोडियम सॉल्ट ले लें, एसिटो एसिटिक एस्टर का मोनो सोडियम सॉल्ट लिया है और हमने इसकी अभिक्रिया हम क्लोरो एसिटिक एसिड से कराते हैं, क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड CH2COOH, ये यहाँ पर C नहीं है, COOH। तो इससे जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से NaCl निकलता है। फर्स्ट स्टेप में हमें ये उत्पाद मिलता है जिसका हम जल अपघटन करते हैं तो हमें सक्सेनिक एसिड प्राप्त हो जाता है।
मेलोनिक एस्टर, जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया, एक बहुत अच्छा रिएक्टिव कंपाउंड है जिसमें दोनों तरफ एस्टर ग्रुप लगा हुआ होता है। इसके सोडियम सॉल्ट द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं आयोडीन की अभिक्रिया से यहाँ से NaI बाहर निकल जाता है और हमें यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड मिलता है जिसका हम जल अपघटन करते हैं। तो हमें फर्स्ट स्टेप में जल अपघटन द्वारा या COH दो समूह लगे रहते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एक इस पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह लगे हुए हैं तो वो अपने आप में अस्थायी होता है और वो इसमें से CO2 बाहर निकाल करके सिंगल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से हम, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं HNO3 की उपस्थिति में तो ये रिंग ब्रेकर होता है और हमें सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है। ये सक्सिनिक एसिड के बनाने की विभिन्न विधियां हैं। अब हम चलते हैं इसके गुणों पर। भौतिक गुण उतना मैटर नहीं करते हैं जितना कि रासायनिक गुण। तो हम रासायनिक गुण देखते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जा करके और हमें एनहाइड्रिक रिंग प्राप्त होती है। और क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है, हमारी स्टडीज़ के अनुसार 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, इस एनहाइड्राइड को अगर हम रिड्यूस करें तो हम इसके रिडक्शन से अल्कोहल्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने इसको हाइड्रोजन के साथ में रिड्यूस किया है, हमें इस तरह से CH2 मिलता है और ये हमें लास्ट में अल्कोहलिक ग्रुप में बदल जाता है। एस्टरीकरण सामान्य एसिड की टेस्ट अभिक्रिया है। इथेनॉल और कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में इसको हल्का सा हीट किया जाता है तो इसमें जो C2H5O है वो इस पर आकर के C2H5 जुड़ जाता है और हमें डाई एस्टर प्राप्त होता है। इसे कहते हैं हम एस्टरीकरण। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर, HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, SO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें डायथिल सक्सिनेट प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे, अब क्योंकि हमारे ये पॉली एसिड्स ख़त्म हो रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट हम अनसैचुरेटेड एसिड्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी और अभिक्रियाएं, जिसमें हम देखते हैं इसकी अमोनिया से अभिक्रिया। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के पश्चात जब हम इसकी अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो इस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर NH लग जाता है और सक्सिनेमाइड बनता है। इसको फिर आप ब्रोमीन से अगर इसकी अभी हम रिएक्शन करा दें तो NBr बन जाता है, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड बन जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा अभिकर्मक है। विभिन्न परीक्षणों में भी इसका काम, इसको उपयोग में लिया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम साइक्लिक एल्केन्स के साथ में इसकी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। सक्सिनिक एसिड का जब हम कैल्शियम सॉल्ट ले लें, चक्रीय एल्केन को बनाया जा सकता है इससे आसानी से। कैल्शियम सक्सिनेट हमने लिया और उसको हमने फर्स्ट स्टेप में हीट किया तो हमें चक्रीय प्रोपेन प्राप्त हुआ। फिर हमने जिंक और मरकरी की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कर दिया तो हमें यहाँ पर चक्रीय प्रोपेन, साइक्लिक प्रोपेन प्राप्त हुआ। हालांकि ये 3 मेंबर रिंग है इसलिए इसके स्थायित्व में इसका स्थायित्व नहीं होता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बहुलीकरण की अभिक्रिया। एक सक्सिनिक एसिड और अन्य सक्सिनिक एसिड के साथ में मिलकर और साथ में हम ग्लाइकॉल लेते हैं। इनकी अभिक्रिया से पॉलीमर बनता है जिससे हम एल्काइल रेजिन बोलते हैं, जो आपको यहाँ अभिक्रिया दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, H और OH बाहर निकल जाएगा, OH, और ये इस तरह से जुड़ता चला जाता है चेन की तरह से। नेक्स्ट स्टेप में वापस यहाँ से हम एक ग्लाइकॉल ले लेंगे तो इस वाले मॉलिक्यूल से H और वहाँ से OH निकल जाएगा, H निकलेगा यहाँ से, और वहाँ से हमेशा जो अभिक्रिया होती है उसमें हम अच्छे से जानते हैं अम्ल की परिभाषा की, वो पदार्थ जो कि H+ आयन देते हैं। तो सदैव जो COH समूह है उसमें से H+ आयन बाहर निकलता है और अल्कोहल से OH लेकर के वो चेन आगे बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम लवण का वैद्युत अपघटन। इसके द्वारा हम एल्कीन्स बना सकते हैं कि हम जो सक्सिनिक एसिड है उसका पोटेशियम सॉल्ट ले लें और उसको हम एनोड पर हमें जो मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कीन हमें प्राप्त होती है।
इसके बाद हम देखते हैं एल्डिहाइडों के साथ अभिक्रिया। सक्सिनिक एसिड की एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराने पर इस तरह से यहाँ पर आकर के RCHOH जुड़ जाता है, जो आगे हमें इस तरह से चक्रीय पदार्थ दे देता है। अगर ये 2 मॉलिक्यूल होते एल्डिहाइड के तो अभिक्रिया इस तरह से डिफरेंट होती है। अनसैचुरेटेड हमें एसिड्स मिलते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से हमें एल्कीन्स प्राप्त होती है। ये जो सक्सिनिक एसिड है वो रंजक में काम में आता है और हम इसका आयतनीय विश्लेषण में सक्सिनिक एसिड को स्टैंडर्ड मान के उसका विलयन बना करके और टाइट्रेशंस कर सकते हैं। और भी चीज़ों में सक्सिनिक एसिड जैसे गठिया, वात, रेम्यूटिज्म इत्यादि में उपचार के रूप में भी प्रयोग में किया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे।